हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज, अर्थात चार्ज क्या होता है। इस पे आधारित जो भी आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बात करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, यहीं से चैप्टर 1 की शुरुआत होती है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश की बात किया जाए तो वैद्युत आवेश किसी कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह भौतिक संपत्ति होती है जिसके कारण क्या करता है, जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में बल का अनुभव करता है। या भौतिक विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। अर्थात चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज वह एक ऐसा कण होता है जो कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आपका प्रोटॉन हो सकता है। अगर इसे किसी भी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां पे कुछ बल का अनुभव करता है, तो इस कण को हम कहते हैं कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। वहीं पे थोड़ा सा फिर से हम अगर बात करें तो वैद्युत आवेश पदार्थ का एक भौतिक गुण है, या इस बात को बताता है कि किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम। वैद्युत आवेश को इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश या चार्ज भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं कि कैसे आवेश किसी चार्ज पे उत्पन्न होता है, कब उसके ऊपर प्लस कहा जाएगा, कब उसके ऊपर माइनस कहा जाएगा। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। जैसे कि हम सभी जानते हैं सोडियम जो हमारा परमाणु होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ पे 23 होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम हमेशा जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 11 होंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन्स पे कैसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, माइनस का चार्ज माना जाता है। तो अभी यहाँ पे अब इसमें 3 कंडीशंस बन सकती हैं। क्या बन सकती है, 3 कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं। सबसे पहले कंडीशंस क्या होती है, जब प्रोटॉन्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, अर्थात यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स होंगे तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कंडीशंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल कंडीशंस कहा जाता है। न्यूट्रल कंडीशन या उदासीन कहा जाता है, अर्थात इसके ऊपर कोई भी इस समय चार्ज नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम इसके परमाणु संरचना की बात करें तो 2 8 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 कक्षाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो नाभिक हो जाएगा, इसके 3 चारों तरफ कक्षाएं होती है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होता है। तो यहाँ पे सोडियम में आप देखेंगे लास्ट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस वाले में क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, सॉरी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसके बाद वाले में जो होंगे यहाँ पे कितने हो गए, 3 4 6 और 7 8। उसके बाद सबसे जो अंदर की क्लास होगी यहाँ पे, इसके अंदर कितने होते हैं आपके, केवल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये परमाणु संरचना होती है। अब इसके आधार पे देखो, अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकाल दिया जाए तो इसमें क्या आगे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अर्थात यहाँ पे कंडीशंस हमारी 2 बन जाएगी कि यहाँ पे प्रोटॉन्स आपके ज्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए यहाँ पे अगर मान लो आपके प्रोटॉन्स हैं 10 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है, सॉरी, प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन 10, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स का चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशंस में इस पे क्या है, प्लस का चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही मान लो इस पे अगर बाहर से कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है, या किसी भी परमाणु के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर से आ जाएगा, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, अर्थात कंडीशन थर्ड बनेगी, जहां पे प्रोटॉनों की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12 हो जाए, तो इसलिए इस कंडीशंस पे क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। अर्थात यहाँ पे अगर हम आवेश को लिखें तो यहाँ पे आवेश आपका 0 रहेगा, यहाँ पे आपका क्या है, इस पे प्लस रहेगा, और इस पे कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे 3 ही कंडीशंस आपकी बन सकती हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप केवल इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉनों का ट्रांसफर करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों पे ही बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन निकालने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे प्लस आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे माइनस का चार्ज हो जाएगा। तो यहां तक तो हमने बेसिक चीजों को समझ लिया कि चार्ज क्या होता है और किसी वस्तु पे कैसे प्लस या माइनस का चार्ज आ जाता है।
अब हम यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, जिसके अंदर मान लो वैद्युत आवेश के प्रकार पे हम बात करते हैं। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश सामान्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहले आवेश को हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं, जिसको पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है। यह प्रोटॉन में पाया जाता है, अर्थात ऐसा चार्ज जो कि आपने सामान्यतः परमाणु संरचना में देखा होगा कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज पाया जाता है, इसे प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए बात करें तो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ने पर यह धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से दूसरे आवेश की बात किया जाए जिसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, जो कि यह इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, इसे माइनस चिन्ह के से दर्शाया जाता है। और यह उदाहरण की बात करें तो प्लास्टिक की जब भी आप छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा ऊन के ऊपर कि ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे जहां से बाल में अगर कंघी को रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वहां पे कागज के टुकड़े चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो तो बेसिक एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे हमने बात किया चार्ज दो प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा चार्ज पे प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि चार्ज के क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो वैद्युत आवेश के मूल गुण पे बात करते हैं। तो मूल गुण इसके क्या होते हैं? जैसे कि वैद्युत आवेश की योज्यता, अर्थात आवेश को जो होता है बीजगणितीय नियमों की सहायता से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि वैद्युत आवेश की योज्यता पे बात करें तो यहाँ पे आवेश जो होते हैं, योज्यता अर्थ है कि किसी निकाय का कुल आवेश वैद्युत आवेश के उसके विभिन्न अवयवी कणों के में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई आपके पास ये रैंडम सिस्टम दिया गया है, ठीक, क्या रैंडम सिस्टम दिया गया है, इस पे मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है +2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सपोज करो ये माइनस का या प्लस का ही सपोज करो अभी रखा है 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे रैंडम सपोज करो आपके से -4 यहाँ पे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पे रैंडम मान लो आपके से मैंने क्या किया, दूसरा कलर लेते हैं, रैंडम मानो यहाँ पे रखा है, मान लो 1 रखा है, ठीक, -1। अब यहाँ पे ये टोटल आवेश की बात किया जाए कितना हो जाएगा बीजगणित के नियम से, तो क्या होगा 2 +3 -4 -1 जोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा 0, अर्थात इसके ऊपर टोटल आवेश तो 0 है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा आवेश है, लेकिन यहाँ पे आवेश कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु पे अगर आपको अलग अलग आवेश दिखाई देते हैं तो इससे कोई मैटर नहीं करता है जब तक आपको कुल आवेश नहीं चेक करेंगे। अगर कुल आवेश 0 है इसका मतलब वहां पे आपको कोई भी आवेश नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम दूसरे प्रॉपर्टी पे बात करते हैं जो कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि हर एक चीज का एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं जो घर हम लोग बनाते हैं तो घर बनाने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ईंटें होती है। एक बार में केवल एक ईंट ही रखी जाती है या ब्रिक्स रखे जाते हैं। इसी प्रकार से आपने और भी बहुत सारी चीजों को देखा होगा जहां पे उनकी मिनिमम इकाई होती है। जैसे कि चावल को हम बोरे में भरते हैं तो चावल क्या है, एक मिनिमम वहां पे इकाई होती है। ऐसी वैद्युत आवेश में भी समझा गया कि किसी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश का यह गुण आवेश की परमाणुकता कहलाता है या उसका जो है क्वांटीकरण कहलाता है। अतः आवेशित वस्तुओं पर वैद्युत आवेश सतत परिणाम में ना होकर असतत होता है, अर्थात उस पर सतत ना होकर उस पर कुछ फिक्स आवेश होता है जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारा होता है Q = Ne, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे Q = Ne होता है और Q को इसको अगर हम एक बार फिर से लिखते हैं तो यहाँ पे N क्या होता है आपको बताता है 1 2 3 4 और E यहाँ पे आपको बताता है 1.6 × 10⁻⁹ जो कि इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे Q जो है टोटल चार्ज को बताता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि आवेश का संरक्षण नियम क्या कहलाता है। तो आवेश का संरक्षण नियम ये बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात संरक्षण नियम यही कहता है कि कोई भी चीज ना क्रिएट की जा सकती है ना ही उसे नष्ट की जा सकती है, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर की जा सकती है। वैसे यहाँ पे आवेशन को तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को यहाँ पे लिखा ना, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको उदाहरण से हम यहाँ पे कुछ समझते हैं, जैसे कि आयनीकरण अभिक्रिया। आयनीकरण में क्या होता है आपने देखा होगा कि आयनीकरण में जब हम नमक को जल में घोला जाता है तो आयनीकरण के फलस्वरूप वह सोडियम तथा सोडियम
क्लोराइड या सोडियम और तथा क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नोक्त यहाँ पे अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने एक सपोज करो व्हीकर आपने लिया है, ठीक, ये आपके पास क्या है व्हीकर है, इसमें पहले से यहाँ पे सपोज करो मैंने क्या है कुछ लिक्विड यहाँ पे वाटर यहाँ से हमने पहले इसके अंदर क्या कर दिया, फिल कर दिया गया। अब इसका जब जली विलयन बनाना है नमक का, तो इसमें जैसे आप NaCl यहाँ पे डालेंगे, क्या करेंगे NaCl इसके अंदर आप डालेंगे तो यहाँ पे NaCl तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे Na जो होता है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो Na जो है प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न नहीं किया गया। अगर यहाँ पे आप समझें तो यहाँ पे रिएक्शंस फॉर्म में अगर देखना चाहें तो NaCl यहाँ पे रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इधर आपका बनेगा Na प्लस और यहाँ पे क्या बनेगा Cl माइनस। यहाँ पे आवेश आपको जीरो है, इधर आप देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो और फाइनल में जीरो आपको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिखाई देगा, लेकिन टोटल आवेश यहाँ पे जीरो है। तो ये भी यहाँ पे संरक्षण का नियम यहाँ पे अप्लाई होता है। वहीं पे दूसरे क्वेश्चन पे या दूसरे टाइप का एग्जाम्पल पे बात करते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में जैसे कि 92 यूरेनियम 235 पर जब मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी के फलस्वरूप होने वाली विखंडन क्रिया इस प्रकार से, कैसी अब क्रिया है, जैसे कि यहाँ पे हम 92 यूरेनियम 235 लेते हैं तो 92 यूरेनियम 235, 92, यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, 92 यूरेनियम 235 के ऊपर जब मंद गति के न्यूट्रॉन जो होते हैं N1 यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा बनता है 56 बेरियम बन जाता है, और बेरियम का परमाणु भार होता है 141 प्लस का। इसके बाद यहाँ पे 36 क्रिप्टॉन बनता है, क्रिप्टन का होता है 92। इसके बाद यहाँ पे अब क्या होते हैं 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। आपको ध्यान देना, जब एक बार यूरेनियम का एक परमाणु टूटता है तो वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, जिस कारण से ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि अब पहले 1 न्यूट्रॉन ने अटैक किया, अब यहाँ पे 3 करेंगे, उसके बाद 3 से 9 बनेंगे, 9 से फिर यहाँ पे 27, 27 से 81, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है और इसका काफी जगह यूज भी किया जाता है, जैसे कि परमाणु बम बनाने में किया जाता है, या जो लाइट हम लोग बनाते हैं घरों में जो लाइट आती है इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट बनाए गए हैं जहाँ पे यूरेनियम का यूज करके वहां पे पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट बनाई जाती है। तो यहाँ पे भी हमने समझ लिया कि 92 यूरेनियम 235 भी यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जहाँ पे स्टार्टिंग में जो आवेश यहाँ पे होगा वही लास्ट में भी आपका आवेश देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ पर भी आवेश क्वांटीकरण का या आवेश संरक्षण का नियम फॉलो होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अर्थात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले या मात्रक पे बात करते हैं, क्योंकि मात्रक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करें वैद्युत आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मात्रक की जो होती है, मात्रकों की एसआई पद्धति में अगर हम बात करें तो वैद्युत आवेश का मात्रक जो बड़ा मात्रक होता है उसे हम कूलाम कहते हैं, इसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो एम्पियर के आधार पर दी जाती है। हम जानते हैं कि किसी चालक में से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात जब भी कोई अगर मान लो आपके पास कोई भी तार है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक तार है, ये सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर हमने ले लिया, इसके अंदर जब यहाँ पे वैद्युत आवेश फ्लो होगा, अर्थात यहाँ पे वैद्युत आवेश जब जाएगा तो यहाँ पे वैद्युत आवेश जब बहता है तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत धारा इक्वल टू होता है वैद्युत आवेश, क्या होता है वैद्युत आवेश डिवाइडेड बाय क्या होता है, समय होता है। ध्यान रखना है वैद्युत आवेश समय। इसको थोड़ा सा सिंपल से लिखना चाहें तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सिंपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत धारा को अगर हम आई से लिखे हैं, वैद्युत आवेश को यहाँ पे अगर हम क्यू से लिखे, समय को यहाँ पे से टी लिखे, तो यहाँ से आपका एक नया फार्मूला बन जाता है क्यू बराबर आई इंटू टी। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, और जो मैंने एक अभी बताया था क्यू बराबर एन इंटू ई, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये दोनों फार्मूले आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा या एक एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाला वैद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं वैद्युत आवेश, तो यहाँ से अगर वैद्युत आवेश के बराबर आप लिखेंगे तो इसको सिंपल से ऐसे लिखते हैं, क्यू बराबर क्या आएगा यहाँ पे आई इंटू टी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगी तो यहाँ पे आवेश आपका क्या है 1 कूलाम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कूलाम को करंट के आधार पे भी समझा जा सकता है कि जब किसी चालक तार से अगर 1 सेकेंड के लिए 1 वहां पे एम्पियर की धारा बहेगी तो इसका मतलब वहां पे 1 कूलाम आवेश बह चुका है।
अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक पे इसी में बात करते हैं, जो कि इसके कुछ छोटे मात्रक हैं, क्योंकि कुलाम हमारा काफी बड़ा मात्रक है। तो छोटे मात्रक में बात करें जैसे कि माइक्रो कुलाम, माइक्रो कुलाम को एमसी से लिखा जाता है, और 1 माइक्रो कुलाम जो होता है इक्वल होता है आपके 10⁻⁻6 कुलाम के होता है। इसी प्रकार से होता है माइक्रो कुलाम के बाद यहाँ पे होता है पीको कुलाम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रो कुलाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको 1 पीको कुलाम लिख सकते हैं। और ये जो होता है 1 पीको कुलाम 10⁻⁻ कुलाम के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि आपके चार्ज पर आधारित कॉन्सेप्ट पे पूछे गए। जैसे कि सबसे पहला न्यूमेरिकल पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं। पहले मैं आपको बता देते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें, चाहे मैथ का हो या साइंस का हो, तो यहाँ पे अगर भौतिक विज्ञान का सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक कुलाम कहा गया, तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा 1 कुलाम यहाँ पे आवेश हो गया। ठीक, 1 कुलाम यहाँ से आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं 1 कुलाम। इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या पूछा गया, n यहाँ पे पूछा गया, n पूछा गया। और हम यहाँ पे एक चीज और जानते हैं कि यहाँ पे E जो होता है उसका मान हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये तो हम जानते ही जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो चीज दी गई हो वो लिखना है, जो चीज ज्ञात करनी है वो लिखना है। फिर आपको एक ऐसा फार्मूला लिखना है जो कि इन दोनों के बीच में रिलेशन को स्थापित करता है। जैसे कि Q बराबर क्या होता है N × E। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। अब यहाँ पे आपको निकालना है N, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। Q का मान दिया गया है 1, E हम जानते हैं 1.6 × 10 की पावर क्या होता है -19 होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा बेसिक भी चीजों को हम समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे इधर हम आपको समझा देते हैं कि 1/, यहाँ पे 1.6 × 10 की पावर क्या लिखा है -19 लिखा है। ठीक, अगर ये माइनस से ऊपर जाता है, आपको यहाँ पे समझना है कि अगर कोई भी चीज जैसे कि 10⁻⁻m लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही अगर मान लो 10⁻m लिखा है, तो आप अगर इसको नीचे लाएंगे तो 10⁻⁻m हो जाएगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई भी मान लो नीचे लिखा है जैसे कि m.n ऐसे लिखा है, अगर ये दशमलव हटाएंगे तो एक दशमलव हटेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं 10/mn कर सकते हैं। ये तरीका होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मान लो सपोज 2.46 लिखा है। अगर आप इसको चाहें तो अगर दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो दशमलव नीचे आएगा। अगर दशमलव को आप आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में पीछे लिखना पड़ेगा 0 में। अगर दशमलव को पीछे बढ़ाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर पीछे जैसे कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक, तो दशमलव अगर पीछे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ाएंगे तो आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो ये आपको कार्य करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक बार हिंट कर दे देना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज को यहाँ पे आपको लिखा है 2.4 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है 2.4। तो यहाँ पे अगर और एक संख्या मैं ले लेता हूँ इसी में 2.4 और 6। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं 2.246 अगर लिखना चाहते हैं, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे आपने एक अंक आगे बढ़ा दिया है। एक अंक अगर आपने आगे बढ़ा दिया है तो इसमें आपको क्या 10 की पावर, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपको 10 की पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप दशमलव को पीछे रहे, जैसे कि 4.6, एक अंक अगर आप पीछे लेंगे तो 10 की घात -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। दशमलव अगर आगे जाएगा तो प्लस में मल्टीप्लाई, पीछे जाएगा तो माइनस में मल्टीप्लाई। जितने स्थान ले जाएंगे उतने ही वहां पे पावर में लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपका लिखा है 246.578 ये लिखा है। ठीक, अब इसमें देखो हम क्या करते हैं 2.46, यहाँ पे दशमलव को हमने क्या है 2 स्थान आगे बढ़ा दिया है, और 5 7 8, तो यहाँ पे क्या आपको क्या 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप दशमलव को पीछे ले जाते हैं, जैसे कि 2 4 6 7 8 इस प्रकार से करेंगे, तो उसी प्रकार दशमलव की पावर माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर लिख देते हैं अच्छे से। देखो 1 बटे में क्या लिखा था 1.6 ×
10 की पावर माइनस 19 लिखा था। अगर मैं यहाँ पे दशमलव को हटा देना चाहता हूँ तो दशमलव को हटाने के लिए आप पीछे जाएंगे तो माइनस में एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात तो 116 गुणे 10, और पीछे जाते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि पीछे जाने पे माइनस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब यहाँ पे एक और बेसिक फार्मूला होता है कि 10 की पावर जैसे m लिखा हो, और या इसको और आसान शब्दों में लिखें, जैसे कि मान लो a की पावर m लिखा हो गुणे a की पावर अगर n लिखा हो, तो अगर आधार समान है तो घाते यहाँ पे आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, 1 बटे तो 16 रहेगा, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बटे 16 गुणे 10 की घात 20 हो जाएगा। और यहाँ से आप थोड़ा सा फिर से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे अब आपको देखो क्या करना होगा। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/16 को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको 1/16 सॉल्व करना है, इसका मतलब यहाँ पे पहले आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, या आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 16 से भाग देना है 1 को, तो पहले दशमलव लगाएंगे। जब यहाँ पे आप एक बार दशमलव लगा देंगे तो दशमलव लगाने पे क्या 1 जीरो बढ़ेगा, लेकिन 1 जीरो से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे 16 कम है, तो एक यहाँ पे आपको जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पे जीरो बढ़ेगा। और यहाँ पे 16 पंजे क्या हो जाता है, या यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 होता है, और 16 छक्का 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 96। यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 4 बचेगा। यहाँ से आपका 4 बचता है, दशमलव से 1 जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यहाँ से आप बच जाएगा आपका 8, जीरो बढ़ेगा, 16 पंजे 80, अर्थात यहाँ से आपका देखो क्या बन के आएगा, 0.0625 गुणे 10 की घात 20 बन जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि दशमलव अगर आप पीछे ले जाएंगे, ध्यान रखना है कि दशमलव अगर आप पीछे ले जाएंगे तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो दशमलव मुझे क्या 2 स्थान ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक फॉर्म जो होता है आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें पहले यहाँ पे कुछ संख्या होगी, अर्थात तो उसके बाद दशमलव लगाओ, उसके बाद जितनी भी संख्या है एक्स वाई जेड हो उन सबको पीछे कर दो, फिर यहाँ पे 10 की पावर में आपको लिखना होता है। तो सेम ये करने के लिए आपको ये दशमलव कितने अंक ले जाना पड़ेगा, 2 अंक। तो अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.25 गुणे क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 2 गुणे 10 की घात 20। अब यहाँ पे आप देख 10 की घात माइनस का 2 है, और ये 20 प्लस का तो यहाँ से घट जाएगा, तो क्या बचेगा 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये यहाँ से क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाता है। इतने इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलाम के अंदर होंगे। बहुत ही क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा टाइम ले लिया है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक चालक पर अगर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम धनात्मक आवेश है, तो आपको बताना होगा कि यहाँ पे एक चालक पे कितना धनात्मक आवेश होगा। अर्थात ये इतना कूलाम दिया गया है तो इस पे आवेश कितना होगा, अर्थात ये जो यहाँ पे क्यों दिया गया है आपको, तो यहाँ पे n पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकतम होगी, अर्थात कितना धनात्मक होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हल करना मैंने अभी आपको सिखाया कि सबसे पहले जो दिया गया उसी को लिख दो। जैसे कि यहाँ पे क्यों दिया गया है, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 दिया गया है कूलाम, तो यहाँ पे आप कूलाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको हिंदी में भी कूलाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कूलाम आपको ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें यूनिट 7 में जरूर लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, एन पूछा गया है, ठीक है, एन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास एक वेल नोन फार्मूला होता है कि क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। तो यहाँ से आपको निकालना था N, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे ई हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ से निकल आता है। अब इस फार्मूले में आपको सभी चीजें रखना है। तो Q का मान दिया गया 2.4 गुणे 10 की घात माइनस का 18 दिया गया है, डिवाइड में क्या हो जाएगा ई का मान हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 हो जाता है। अब यहां से अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझने हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर ऊपर नीचे दशमलव समान है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी एक स्थान पे, यहाँ पर एक स्थान पे, तो इसको आप यहाँ से आसानी से इसे उड़ा दें, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या बचेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको सिखाया था, तो इधर क्या हो जाएगा 24 बटे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, देखो 10 की घात माइनस का 18 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 19 से ऊपर प्लस जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा भाग देते हैं, देखो इसमें क्या है, ये 8 हो जाएगा, सॉरी
12 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप 6 से भाग दे देंगे तो 6 चौक या सिंपल ऐसे कर देते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 8 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। अर्थात यहाँ पे आपका क्या बचता है 3/2 और गुणे में यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस का कितना बचेगा 10 की पावर यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, 10 की पावर 1 बचेगा। फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 होता है, गुणे 10 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाता है। आप इसमें चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 आता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी बताता है। क्या है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जिसमें पूछा गया कि एक नाइट्रोजन का नाभिक है, उसके ऊपर आपको कूलाम आवेश की गणना करना है, जो कि 2023 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नाभिक इसका कैसा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारे यहाँ पे 7n14, तो यहाँ पे अगर प्रोटॉनों की संख्या बात किया जाए तो यहाँ पे आपके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो भी 7 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉनों की बात किया जाए तो अगर आप 14 में से 7 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन भी 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका क्या होगा 2 और 5 होगा। तो यहाँ पे अगर हम संरचना की बात करें तो इसका संरचना क्या होगा इस प्रकार से, तो परमाणु होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कक्षाएं, तो मैंने यहाँ पे क्या है 2 कक्षाओं को ऐसे ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद केंद्र में हमेशा क्या होता है, हम सभी जानते हैं नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे 7 और न्यूट्रॉन्स कितने मिल जाएंगे 7। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स अर्थात नाभिक के ऊपर आपसे पूछा गया है कि कितना आवेश होगा। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 7 है। तो यहाँ पे अर्थात ये आप बात करें तो ये n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है Q बराबर n इंटू ई होता है। n यहाँ पे 7 दिया गया है, e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश पूछा गया है या नाभिक पे। तो यहाँ पे नाभिक पे पूछा गया, इसलिए नाभिक पे आवेश जो होता है वो प्रोटॉनों के कारण होता है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोटॉनों की संख्या मालूम करके फिर आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।